हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है, जिसमें आज का टॉपिक है मिसलेनियस प्रश्न, यानी विविध प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब आरंभ हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ कब आरंभ हुआ था? तो याद रखिएगा 1945 में, बी ऑप्शन। सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में अप्रैल से जून 1945 तक चले सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप दिया गया। 26 जून 1945 को 50 राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए। पोलैंड इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ। बाद में 51वें सदस्य के रूप में उसने इस पर हस्ताक्षर किए, पोलैंड, ठीक है। और यह चार्टर 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावी हुआ। इसी कारण इस दिन संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न वही है कि किस यानी दिन जो है संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। सेकंड प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है? सेम प्रश्न सेम जवाब। कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। कमेंट में बताइए सही ऑप्शन क्या है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 24 अक्टूबर को, बी ऑप्शन। थर्ड नंबर है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस और चीन है। और शेष 10 अस्थायी सदस्य जो है 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा चुने जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश को 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया है? निम्नलिखित में से किस देश को 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया है? सही जवाब हो जाएगा कनाडा, यानी ऑप्शन डी। 17 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2021-22 अवधि के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के अतिरिक्त आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे को चुना गया। वर्तमान में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश हैं इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड तथा अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया। तो याद रखिएगा अवधि 2024-25। 6 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग करने की शक्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग करने की शक्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य किसी संकल्प के विरुद्ध मत देकर के उसे पारित होने से रोक सकता है। तो डी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। इनके अतिरिक्त इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। मात्र अस्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त है, जिसका प्रयोग वे किसी भी संकल्प को पारित होने से रोक सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातांत्रिकरण की मांग का संबंध मुख्यतः है किससे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातांत्रिकरण की मांग का जो संबंध है मुख्यतः है, याद रखिएगा, मुख्यतः सुरक्षा परिषद से है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातांत्रिकरण की मांग का संबंध मुख्यतः सुरक्षा परिषद से है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों के पास वीटो की शक्ति है। कुछ वर्षों में भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य या अस्थायी सदस्यता देने की मांग उठी है।
जिससे सुरक्षा परिषद को लोकतांत्रिक बनाए जा सके। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। पहला कथन गलत है, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव के द्वारा वापस लिया जा सकता है, बिल्कुल सही। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। कौन से कथन सही है? तो दूसरा तीसरा सही है, यानी बी ऑप्शन। पहला कथन असत्य है, यानी सही नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल का प्रयोग आत्मरक्षा के साथ साथ उन्हें प्रदत्त अधिदेश की सुरक्षा के लिए भी कर सकते हैं। दूसरा तीसरा जो स्टेटमेंट है सही है, संयुक्त राष्ट्र का शांति स्थापना अभियान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा अपनाए गए तत्संबंधी प्रस्ताव के द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। इस प्रस्ताव के तहत दिए गए अधिदेश के आधार पर ही संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियान की तैनाती होती है। साथ ही सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के द्वारा ही शांति स्थापना अभियान की अवधि बढ़ाई जा सकती है अथवा उसे वापस लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2020-21 में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सर्वाधिक लगभग 28% का योगदान दिया था। 9 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, कौन कौन से कथन सही है आपको बताना है। तो देखिए, इसमें केवल तीसरा यानी यह महासभा को अनुमोदन के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत में एक संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति की नियुक्ति की जाती है। इस समिति में 9 सदस्य होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के प्रस्ताव पर महासभा के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसीलिए पहला कथन जो है वो क्या है? असत्य है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो दूसरा कथन भी सही नहीं है, क्योंकि पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होने का कोई साक्ष्य नहीं है। तो 1 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति के द्वारा अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और म्यांमार के सत्तारूढ़ सैन्य जुंटा के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व को नकार दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यूएन सदस्यों के प्रतिनिधियों के प्रत्ययों का आकलन करके उनके संदर्भ में महासभा को रिपोर्ट करती है। याद रखिएगा, प्रत्येक यूएन सदस्य के प्रतिनिधियों के प्रत्यय पत्र और प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के नाम महासचिव को प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है आपको विचार करना है, बताना है सही ऑप्शन क्या है। तो देखिए, इसमें 3 स्टेटमेंट है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक स्थिति प्रदान कर सकती है। अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। यूएन महासभा में अस्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, डी ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र महासभा गैर सदस्य राज्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थाओं को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान कर सकती है। अंतर सरकारी संगठन संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दिसंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक दर्जा जो है प्रदान किया गया था। इस तरह से कथन पहला दूसरा सत्य है। संयुक्त राष्ट्र के गैर सदस्य राज्य जो एक या अधिक यूएन विशेषीकृत एजेंसी के सदस्य हैं, अस्थायी पर्यवेक्षक के दर्जे के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह दर्जा पूर्णतः परंपरा आधारित है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में इस संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं है। उल्लेखनीय है कि इस पद्धति का प्रारंभ वर्ष 1946 में हुआ था, जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा एक अस्थायी पर्यवेक्षक के रूप में स्विस सरकार के पद को स्वीकृति दी गई थी।
वर्तमान में होली सी और फिलिस्तीन राज्य को संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रेक्षक का दर्जा प्राप्त है। अस्थायी प्रेक्षक संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्रों और गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं, यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा भी कथन सही है। 11 संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन की कुछ विशेषताओं की पहचान की है, निम्न में से कौन सी एक उन विशेषताओं में से नहीं है? संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन की कुछ विशेषताओं की पहचान की है, निम्न में से कौन सी एक उन विशेषताओं में से नहीं है? तो सही जवाब है सरकार की वैधता। सरकार की वैधता, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र ने 8 मुख्य विशेषताओं के आधार पर सुशासन को परिभाषित किया है, जिनमें शामिल है भागीदारी का शासन, पारदर्शिता, अनुक्रियता, आम सहमति, समानता और समावेशिता। ठीक है, और प्रभावशीलता और दक्षता, जवाबदेहिता। सरकार की वैधता संयुक्त राष्ट्र के द्वारा परिभाषित सुशासन की विशेषताओं में शामिल नहीं है। 12 नंबर है सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सुशासन के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा धार्मिकता एवं भावुकता, सी ऑप्शन। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, समता एवं समावेशन तथा सहभागिता और विधि का शासन जहां सुशासन के अभिन्न अंग है, वहीं धार्मिकता और भावुकता की सुशासन के संदर्भ में कोई उपयोगिता या महत्व नहीं है। 13 नंबर है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। सही जवाब है अंतोनियो गुटरेस। अंतोनियो गुटरेस। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस हैं। वे संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2017 को यह पद ग्रहण किया, जबकि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की उप महासचिव नाइजीरिया की अमीना जे मोहम्मद हैं। 14 नंबर है निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं? तो बुतरस घाली। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव थे। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के 6वें महासचिव के रूप में 1 जनवरी 1992 से 31 दिसंबर 1996 तक कार्य किया। 15 नंबर है किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? तो इसका सही जवाब है, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा यूथांट। यूथांट, डी ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में यूथांट का कार्यकाल सबसे ज्यादा, यानी 1961 से 71। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों का कार्यकाल जो है आप देख सकते हैं ग्लैडविन जेब, इनका जो समय था 1945 से 46 के बीच। त्रिग्वे ली 1946 से 1952 तक, और डाग हैमरशोल्ड का समय था 1953 से 1961। यूथांट 1961 से 1971। ठीक है, सबसे ज्यादा कुर्ट वाल्डहिम 1972 से 81। जेवियर पेरेज डी कुइलार, इनका समय था 1982 से 91। इस तरह से आप देख सकते हैं। एंटोनियो गुटरेस का मतलब कि 2017 से वर्तमान तक है। 16 नंबर है सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व को मतलब कि प्रतिनिधि कौन था? प्रतिनिधित्व के रूप में कौन नियुक्त था? सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन था? अस्थायी प्रतिनिधि कौन था? तो अशोक कुमार मुखर्जी, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अशोक कुमार मुखर्जी अप्रैल 2013 से दिसंबर 2015 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि थे, जिनके बाद सैयद अकबरुद्दीन जनवरी 2016 से 2020 तक इस पद पर रहे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज हैं। 17 नंबर है संसार की मुख्य भाषाएं हैं। संसार की मुख्य भाषाएं हैं।
देखिए, उपरोक्त में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो बताइए, जो आधिकारिक भाषा नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ की, वह है आपका हिंदी। हिंदी, सी ऑप्शन। इसके बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनिश व रूसी आधिकारिक भाषाएं थी, जिनमें केवल अंग्रेजी व फ्रेंच कार्यकारी भाषाएं थी। लेकिन वर्तमान में अरबी, चीनी, रूसी, स्पेनिश, अंग्रेजी और फ्रेंच आधिकारिक तथा कार्यकारी भाषाएं हैं। 18 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? तो सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। 19 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। पहला है, यूनिसेफ के द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। इन दोनों में से जो स्टेटमेंट सही है, केवल दूसरा यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। पहला स्टेटमेंट गलत है। पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश में बांग्ला भाषियों पर जबरन उर्दू थोपे जाने के विरोध में प्रारंभ हुए आंदोलन, अगर बात करें तो देखिए, आंदोलन और बांग्ला भाषी लोगों के भाषिक और सांस्कृतिक संघर्ष के स्मृति में यूनेस्को के द्वारा 1999 में 21 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। इसलिए पहला कथन गलत है। पाकिस्तान की प्रथम संविधान सभा में 1948 में पूर्वी पाकिस्तान कांग्रेस दल के प्रतिनिधि धीरेन्द्र नाथ दत्ता के द्वारा यह मांग रखी गई थी कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित की जाए। प्रश्न संख्या 20 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, कैसे? जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा बहुभाषावाद पर भारत प्रायोजित प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया था, जिसमें पहली बार प्रश्नगत भाषाओं में हिंदी, उर्दू और बंगाली भाषाओं का उल्लेख किया गया था। इसीलिए सही जवाब है ई ऑप्शन, एक से ज्यादा। 21 नंबर है, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी विश्व में लोगों की सर्वाधिक संख्या के द्वारा बोली जाती है? कौन भाषा को विश्व में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फ्रेंच। विश्व में लोगों की सर्वाधिक संख्या के द्वारा बोली जाने वाली 10 भाषाएं हैं, जो क्रमानुसार है। जैसे सबसे ज्यादा अंग्रेजी, इसके बाद मंदारिन, हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच, मानक अरबी, बंगाली, पुर्तगाली, रूसी, उर्दू। और प्रश्न संख्या 22 है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन रहे हैं? हिंदी में भाषण देने वाले कौन व्यक्ति हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में? सबसे पहले इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अगर बात करें तो 4 अक्टूबर 1977 को विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे। उन्होंने वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री के रूप में भी इसके सत्र को हिंदी में संबोधित किया। 23 नंबर है, निम्न देशों में से कौन एक देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? निम्न देशों में से कौन सा एक देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? इसका सही जो विकल्प है डाउटफुल है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्नकाल के दौरान स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं था। 10 सितंबर 2002 को यह जो है 190वें सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ, जबकि लीबिया, इराक, नामीबिया पहले से ही संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की कुल संख्या 193 है।
24 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? विश्व का नवीनतम राष्ट्र कौन है? तो दक्षिण सूडान, डी ऑप्शन। 9 जुलाई 2011 को विश्व के नवीनतम देश के रूप में दक्षिण सूडान का जन्म हुआ। इसे 14 जुलाई 2011 को संयुक्त राष्ट्र संघ में 193वें सदस्य देश के रूप में जो है शामिल किया गया है। इसकी वर्तमान राजधानी जुब्बा है। 25 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग इसका सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग में स्थापित है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत 1945 में की गई थी। इसने अप्रैल 1946 से कार्य प्रारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रधान अंगों में एकमात्र ऐसा है जो न्यूयॉर्क के बाहर स्थित है। 26 नंबर है, श्री R.S. पाठक के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित 2 अन्य भारतीय न्यायमूर्ति रहे। श्री R.S. पाठक से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित 2 अन्य भारतीय न्यायमूर्ति रहे। नाम क्या है बताइए? तो नाम है BN राव व नगेंद्र सी, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित हुए भारतीय न्यायमूर्ति हैं BN राव 1952 से 53, नगेंद्र सी इनका समय है 1973 से 88, R.S. पाठक 1989 से 91, दलवीर भंडारी 2012 से अब तक, और 20 नवंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने न्यायाधीश दलवीर भंडारी को 9 वर्षीय कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सदस्य पुनर्निर्वाचित किया, यानी 2018 से 27 के लिए। 27 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा 1919 में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की स्थापना जो है 1919 में लीग ऑफ नेशंस के तहत हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे पुरानी ये विशेषकृत एजेंसी है जिसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम मापदंडों की स्थापना के माध्यम से विश्व में सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना है। इसका मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। 28 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिए गए हैं, कौन कौन से कथन सही है आपको बताना है। इसमें दूसरा जो कथन है, UNCAC अब तक का सबसे पहला विधित बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार निरोधी लिखित है, और दूसरा तो सही है। चौथा भी सही है, मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यकाल मतलब कि अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के द्वारा UNCAC और UNTOC दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए मतलब कि अधिदेशित है। तो दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। देखिए, भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध प्रोटोकॉल राष्ट्रपात संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के 3 पूरक प्रोटोकॉल में से एक है। पहला गलत है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन जो है अब तक का पहला और एकमात्र विधित बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार निरोधी लिखित है। ये कथन दूसरा जो है सही है। और देखिए, UNCAC के अध्याय 5 का लक्ष्य उन संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना है जिनसे वे अवैध तरीके से ले ली गई थी। इस प्रकार कथन तीसरा सही नहीं है। चौथा, अगर इसमें जो स्टेटमेंट था इसके बारे में अगर देखें तो UNCAC और UNTOC दोनों ही अभिसमयों के कार्यान्वयन में सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के द्वारा मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को जो है अधिदेशित किया गया है। 29 नंबर है, विधि का नियम सूचकांक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? विधि का नियम सूचकांक यानी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है? याद रखिएगा, विश्व न्याय परियोजना के द्वारा, यानी डी ऑप्शन। विधि का नियम सूचकांक विश्व न्याय परियोजना के द्वारा जारी किया जाता है। 2023 में जारी इस सूचकांक के नवीनतम संस्करण में विश्व के 142 देशों और अधिकारिता क्षेत्रों में विशेषज्ञ सर्वेक्षणों के आधार पर कानून पालन के नियमों की स्थिति का मापन
किया गया। 2023 में इस सूचकांक में भारत 79वें स्थान पर है। 2023 में इस सूचकांक में डेनमार्क का शीर्ष स्थान है, जबकि नॉर्वे और फिनलैंड दूसरे तीसरे स्थान पे हैं। विश्व न्याय परियोजना और अमेरिकी स्वतंत्र बहुआयामी संगठन है जो विश्व भर में विधि के नियम को उन्नत करने के मिशन पर कार्यरत है। इसकी स्थापना 2006 में विलियम एच न्यूकोम के द्वारा की गई थी। 30 नंबर है, निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार इसके अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यायसी परिषद, ठीक है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। एमनेस्टी इंटरनेशनल विश्व के प्रमुख गैर सरकारी संगठनों में से एक है जिसका मुख्यालय लंदन में है। 31 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है बताइए? तो विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन करता गैर सरकारी संगठन है, ठीक है। इसकी स्थापना 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बेनेसन के द्वारा की गई थी और 1961 में पीटर बेनेसन ने जो है विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगॉटन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है। इसका मुख्यालय लंदन में है। 32 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किससे? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। 33 है, देखिए अगर बात करें तो डॉक्टर विथआउट बॉर्डर जो प्राय समाचारों में आया है क्या है? डॉक्टर्स विथआउट बॉर्डर जो प्राय समाचारों में आया है वह है एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्या है? गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक मानवतावादी चिकित्सकीय गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना दिसंबर 1971 में फ्रांस में की गई। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस संस्था का उद्देश्य जाति, धर्म, पंथ या राजनीतिक प्रतिबद्धता के बिना प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं एवं सशस्त्र संघर्ष के पीड़ितों की सहायता करना है। इस संस्था ने 1999 में शांति का नोबेल पुरस्कार इस संस्था को 1999 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 34 है, विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है? अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है कितने देशों में? मार्च 2015 में प्रस्तुत विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट के अनुसार लगभग 28 देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है। ये देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोलिविया, ब्राजील, कांगो, कोस्टारिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर, मिस्र, ग्रीस आदि। 35 व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्हाइट हाउस के बारे में अगर बात करें तो व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है, गलत है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है, बिल्कुल सही। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन। व्हाइट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान और कार्यस्थल है। इसकी आधारशिला मतलब कि 1792 में रखी गई थी। 1800 में इसका निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया। इसके बाद 1 नवंबर 1800 को तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एडम्स इसमें निवास करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। इसका आधिकारिक पता यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। व्हाइट हाउस को अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है क्योंकि राष्ट्रपति अमेरिकी संविधान का अभिन्न अंग है। 36 है, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, डी ऑप्शन। देखिए अगर बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। इसके लिए एक मतलब कि इलेक्टोरल कॉलेज, क्या इलेक्टोरल कॉलेज
का प्रयोग किया जाता है। सभी इलेक्टर्स को मिलाकर इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से देश की जनता के द्वारा होता है। यही इलेक्टोरल राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को वोट देकर चुनते हैं। वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए कुल इलेक्टोरल की संख्या 538 है। इलेक्टोरल वोटों की संख्या हर राज्य में अलग अलग होती है। राज्य की जनसंख्या के हिसाब से इलेक्टोरल वोटों का कोटा होता है। 37 अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी कहां होती है? अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी कहां होती है, किस जगह को दी जाती है? मतलब कि पहला जो प्राइमरी कह सकते हैं जिस जगह को दी जाती है वह जगह है, याद रखिएगा, सही जवाब है न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर, बी ऑप्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी न्यू हैम्पशायर और पहला काकस या प्रशमिलन आयोवा राज्य से होता है, जिसके लिए चुनाव राष्ट्रपति चुनाव से लगभग एक वर्ष पूर्व ही हो जाते हैं। पारंपरिक रूप से यहीं से अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। प्राइमरी चुनाव राज्य और स्थानीय सरकारों के द्वारा चलाए जाते हैं, जबकि काकस निजी कार्यक्रम है जो सीधे राजनीतिक दलों के द्वारा स्वयं चलाए जाते हैं। 38 है, निम्नलिखित संविधान की कॉन्सेप्ट ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? निम्नलिखित में आपको बताना है कि किस राज्य में लिखित संविधान की अवधारणा ने जन्म लिया, यानी लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म कहां पर हुआ, किस देश में हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखिएगा, बी ऑप्शन। लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 1789 से प्रभावी विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। 39 है, लैरी प्रेसलर निम्न में से किससे संबंधित है? लैरी प्रेसलर निम्न में से किससे संबंध है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो देखिए, लैरी प्रेसलर का जो संबंध है वो किससे है? तो क्लिंटन के द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान को सैनिक सहायता की आलोचना, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। देखिए, अगर बात करें तो लैरी प्रेसलर अमेरिका के प्रमुख सीनेटर थे, जिन्होंने अमेरिका के द्वारा दी जाने वाली सहायता को परमाणु अप्रसार से जोड़ने के लिए प्रेसलर संशोधन प्रस्तुत किया था। उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के द्वारा पाकिस्तान को प्रस्तावित सैन्य सहायता की आलोचना इसी आधार पर की थी कि पाकिस्तान परमाणु विकास एवं प्रसार में संलग्न है। प्रश्न संख्या 40 है, सुमेलित करना है, कौन सा सही जवाब है आपको बताना है। तो देखिए, अगर बात करें सुमेलित करेंगे तो प्रेसलर संशोधन का जो संबंध है किससे है? तो अमेरिकी सहायता को आणविक क्षमता के विकास से जोड़ना। चकमा शरणार्थी का जो संबंध है बांग्लादेश से है। पेरेस्ट्रोइका का जो संबंध है गुरबाचियो से है, गुरबाचियो। और 13 सितंबर 1993 का जो संबंध है इजराइल पीएलओ समझौता से, यानी सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रेसलर संशोधन के द्वारा अमेरिकी सहायता को आणविक क्षमता के विकास से जोड़ा गया। चकमा शरणार्थी भारत में बांग्लादेशी शरणार्थी हैं। पेरेस्ट्रोइका पूर्व सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव की राजनीतिक और आर्थिक पुनर्गठन की नीति थी। 13 सितंबर 1993 को इजराइल और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच समझौता हुआ था। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहे, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज्वाइन करें, प्लीज हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।